नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार में सभी मेरे प्यारे मित्रों का, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक गृहिणी का, हर एक भाई बहन का, सभी का वेलकम। जयसवाल सर सभी का नमन करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। प्रत्येक पार्ट में दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन लाजवाब होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन भी रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छठवां प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो अधिगम संबंधी गलतियां हैं व कमियां हैं, इनको दूर करना हो तो इनके लिए आवश्यक क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या सूक्ष्म परीक्षण। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों, चाहे हम बाल विकास सीडीपी में बात करें, कि जो अधिगम संबंधी गलतियां होती हैं, अगर कमियों को दूर करना हो तो कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। देख, कमियों को पहचानना वह होता है निदानात्मक कार्य, और किसी कमी को दूर करना वह होता है उपचार। ठीक है, कोई भी चोट लगी है, उस चोट को भरेंगे, मलहम लगाएंगे, यानी उस कमी को दूर करना है तो फिर आपको उपचार करना पड़ेगा। वह होता है उपचारात्मक परीक्षण होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आई होप मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं। और नोट्स पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में कई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे। बहुत होता होगा, मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, आप अध्यापक अध्यापिका बनने शिक्षक बन गए, आपकी कक्षा में कई छात्र, आपने देखा कि गणित विषय में ये बच्चे थोड़ा सा अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो क्या करेंगे। छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानना है, क्योंकि वो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं बार बार, तो आपको जानना होगा कि छात्र आखिरकार कहाँ पर है। अंक गणित पे कमजोर कर रहा है, ठीक है, किस क्षेत्र मिति में कमजोर कर रहा है, किस क्षेत्र में बच्चा कमजोर है, ये जानना होगा। तो ये जानने के लिए या आपको लिखित कार्य करवाएंगे, मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे या उपचारात्मक कार्य करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, देखिए, अगर आपको जानना है, पहचानना है, कोई भी कमजोरी है, किसी चीज को ढूंढना है, खोजना है, जानना है, पहचानना है, वह होता है दोस्तों निदानात्मक कार्य। ठीक है, क्या होता है, निदानात्मक कार्य होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। और किसी को, अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन पढ़ा था उपचारात्मक। उपचारात्मक किसमें होता है, जब किसी कमी को दूर करना हो, उपचारात्मक हो, और पहचानने के लिए आपका निदानात्मक होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद, उपलब्ध परीक्षण के बाद। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आप डेली क्लासेज हमारी विजिट कर रहे हैं, इस परिवार में, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा यह जो आंसर है आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अभी तक आप लोग ड्रॉप भी कर दिए होंगे, यानी बता चुके होंगे, कमेंट कर चुके होंगे। तो कमजोर तथा पिछड़े छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सभी लोग जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण जो होता है अंतिम आपका होता है, इसके पहले जो होता है हमें निदानात्मक कार्य करना होता है। यानी निदानात्मक क्या होता है, मूल्यांकन के बाद फिर आप क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। यानी किसी विशेष में कमजोरी है उसको पहले ढूंढते हैं, निदान करते हैं, फिर निदानात्मक मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद फिर आप उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। भाई, जब किसी की कमजोरी पता होगा, आपको पता होगा कि ये चोट इधर लगी है, तभी आप उधर उपचार करेंगे। चोट हाथ में लगी है, उपचार पैर में कर रहे हैं, तो क्या मतलब होगा। ठीक है, जहां चोट है वहीं पे, तो उसके लिए क्या है, पहले निदानात्मक खोजना, फिर उसके बाद उपचार करना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों, कि अध्यापक व छात्र को निकट संबंध लाना, कार्य के अनुभव लाना, या अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का जो सिद्धांत होता है वह होता है आपका कि अध्यापक व छात्र के निकट संबंध बनाना, कार्य में अनुभव, और अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण। अर्थात आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर सभी को नमन करते हैं, सभी का वेलकम है। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं,
आप लोग ये बताइए, छात्रों को गणित के विषय में प्रेरित करना हो तो आप किस बात का ध्यान देंगे कि छात्रों से कठिन अभ्यास करवाएंगे, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देंगे, या सभी छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे, या छात्रों के हल की गई समस्याओं को अधिक से अधिक कमी निकालेंगे। आप क्या करेंगे भैया मेरे सभी प्यारे मित्र, आपको करना है गणित विषय में बच्चों को क्या करना है, प्रेरित करना है। तो प्रेरित करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सभी लोग जानते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास की भावना विकसित कराना। ठीक है, अगर गणित के विषय में उन्हें प्रेरित करना है तो उसमें बच्चों में पहले क्या हो, उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास करना होगा। जब बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास आ जाएगा कि मैं दो, ठीक है, 2 में से मैं 28 का जो है भाग दे दूंगा, ठीक है, मैं 2+2 - 3/4 की वैल्यू बता दूंगा, बच्चे में आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप में विश्वास है कि मैं यहाँ पे एग्जाम परीक्षा पास करूंगा, क्रैक करूंगा, साथ ही साथ सिलेक्शन के साथ टॉप रैंक हासिल करूंगा, जब आपके पास आत्मविश्वास होता है तो आप कर गुजरते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी अनुभवी हैं आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि गणित शिक्षण में ब्लॉकों मॉडलों का प्रयोग बालक में किस कौशल को प्रेरित करता है। आप लोग देखते होंगे गणित शिक्षण में जो ब्लॉक होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग जो है बालक में किस कौशल को प्रेरित करेगा। बालक में भावात्मक कौशल को प्रेरित करेगा, क्रियात्मक कौशल को, ज्ञानात्मक कौशल को, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण में जो भी ब्लॉक मॉडल होते हैं इनका प्रयोग करने से बालक में दोस्तों आपके क्रियात्मक कौशल का उत्प्रेरक होता है, क्योंकि मॉडल किसमें क्या हो जाएगा, क्रियात्मक कौशल हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित है। देखिए, अभी तक प्रश्न पूछा जाता था कि गणित सभ्यता का दर्पण है, किसका कथन है, सभी लोग अब जानने लगे हागवेन का है। अब इसमें नया क्वेश्चन ट्रेंड बना लिया गया कि हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण तो है, ये कथन है, लेकिन यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मूल, सांस्कृतिक मूल, सामाजिक मूल, या बौद्धिक मूल। तो गणित सभ्यता, सभ्यता हमारी किस, गणित सभ्यता का दर्पण है, यानी सभ्यता किससे है, हमारा संस्कृति हो जाएगा, तो सांस्कृतिक मूल से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ कौन है। जी हाँ, गणितज्ञों में भी गणितज्ञ, कहते हैं ना पंडित में भी पंडित होते हैं, वैसे ही गणितज्ञों में भी प्राचीनतम गणितज्ञ आपको बताना है। आपके श्रीधर है, नारायण पंडित जी हैं, आर्यभट्ट प्रथम है, या महावीर हैं। अब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है, और अंत में बताना भी है कि 15 में से आपका स्कोर क्या है दोस्तों। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब क्लास है, आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है। तो गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ जो होते हैं वह दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य स्थिर है, यह सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ कौन है। क्या है, पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन जो सूर्य है दोस्तों वह हमारा स्थिर है। क्या है, सूर्य सन स्थिर है और पृथ्वी क्या है, गतिशील है, लगातार घूम रही है। यह सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ आपके कोई नहीं दोस्तों, ओनली वन फॉर आपके आर्यभट्ट प्रथम ही है। जी हाँ, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, आर्यभट्ट प्रथम, और इनको गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। महावीराचार्य, फ्रॉबेल है, पेस्टोलॉजी है, आर्यभट्ट है। आपका कमेंट तय करेगा, राइट आंसर क्या होगा, सिलेक्शन सरोपर है, प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट में जरूर आपका कमेंट यहाँ पे मायने रखता है कि आप अगर 10+, 12+ अगर प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में ला रहे, बहुत ही अच्छी बात है। अगर 10 से कम है तो कोई डाउट नहीं, सभी प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करते जाएं। तो गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक आपके महावीराचार्य जी हो जाएंगे। ठीक है, 9वीं सदी में मैसूर के महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया। प्रश्न अब देखिए यहाँ से बन गया कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किसने किया था, तो आपके महावीराचार्य जी ने किया था। दीर्घवृत्त के अंदर निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी किसने निकाला था, तो आपके महावीराचार्य जी निकाला था। और मैसूर आपके जो है महावीराचार्य जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैसूर के रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी लेवल का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर, करके सीखने पे, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं प्रयोगशाला विधि से क्वेश्चन जरूर आ ही आ जाता है आपके एग्जाम पर। तो गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का यही सिद्धांत है, वहाँ पर
करके सीखने पर बल दिया जाता है। जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो करके सीखिए, ये प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत होता है। और अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों कि परंपरागत सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं, कौन सा है? श्यामपट्ट है, तालिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं या उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, तो परंपरागत सहायक सामग्री कौन होगी? श्यामपट्ट भी होगा, तालिकाएं भी हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। और भी कुछ सामग्रियां हैं परंपरागत, जैसे आपका त्रिआयामी सहायक साधन हो गए, नमूने मॉडल हो गए, कठपुतलियाँ, मेकअप, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दृश्य श्रव्य हार्डवेयर उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, चलचित्र सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण तथा शिक्षण मशीन, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? परंपरागत सहायक सामग्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि गणित में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा विकास होता है, स्वास्थ्य स्पर्धा का विकास होता है, खेल भावना का विकास होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास होता है, या इन सभी का विकास होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और जायसवाल सर का सहयोग करेंगे। तो गणित में मनोरंजन क्रियाओं का दोस्तों क्रियाओं द्वारा जो है विकास होता है। सभी लोग जानते हैं मनोरंजन से स्वास्थ्य स्पर्धा, यानी कि जब हाथ पांव चलेंगे मनोरंजन होता है खेल में, और खेल की भी भावना भी जागृत होती है मनोरंजन में। ठीक है, और पारस्परिक सहयोग की भावना भी होती है खेल में, क्योंकि खेल आपका समूह द्वारा होता है। अगर क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, ठीक है, जब 2 बैट्समैन होते हैं तो दोनों का रोल होता है। और फील्डिंग जब 11 लोग करते हैं, ठीक है, फील्डिंग जब 11 लोग आते हैं, एक बॉलिंग करता है, ठीक है, दूसरी टीम जो विपक्षी टीम होती है, तो यहाँ पे जब एक बॉलिंग भी करे, ठीक है, और आपका जो विकेट कीपर होता है वो उस कैच को भी कैप्चर करे बॉल को, और विकेट को यहाँ पे क्या करना है, बॉल को सुरक्षित पीछे से पकड़े, यानी जाने न दे, या जो भी फील्डिंग होती है सर्किल, आउट ऑफ सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर, ठीक है, लॉन्ग में, ऑफ साइड, ठीक है, थर्ड मैन में, ठीक है, ये सबको एक साथ करना पड़ता है। एक साथ फील्डिंग करेंगे तभी टीम जीतती है। वैसे ही खेल भावना का विकास होता है, और पारस्परिक सहयोग के साथ ही आप कुछ चीज़ें कर सकती हैं, मनोरंजन या खेल। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची या उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों? तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वह आपकी प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार भी होती है और जांच सूची भी होती है, अर्थात डी ऑप्शन आप लोगों की सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। मूल्यांकन के सोपान कितने हैं? 2 सोपान हैं, 3 सोपान हैं, 4 सोपान हैं, या आपके 5 सोपान हैं? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है दोस्तों, और आपका कमेंट मैं रीड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मूल्यांकन के कितने सोपान हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करके हमें बताएं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 सोपान है। अब आप बोलेंगे कौन कौन है? तो पहला सोपान होता है मूल्यांकन का उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा होता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन, और तीसरा होता है आपका मूल्यांकन। और आपका मॉक क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्या है। सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है मॉक क्वेश्चन का आंसर, कि पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा कि पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण साधन है? हल आर डगलस का है, बार एवं बर्टन का है, एम की मोकात का है, या कोई इनमें से कोई नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मॉक क्वेश्चन का, साथ ही साथ बताना 15 में से आपका स्कोर कितना है। और ऐसे ही क्लासेज बेस्ट तैयारी के लिए बेहतरीन, और अगली जो क्लास होगी इन्वायरमेंट ईवीएस की बेस्ट तैयारी चल रही है कंसेप्ट वाइज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करते हैं राष्ट्रहित में शिक्षक की बात करते हैं, नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अवश्य टेलीग्राम से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम में जरूर जायसवाल सर को फॉलो करें, या जायसवाल कोचिंग सेंटर को। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें मिलेंगे, और इन लिंक भी आपको दे दिया गया है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।